जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि संधि क्या है, संधि का मतलब जोड़ है। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। लेकिन किसी भाषा में हम जाएं तो वहां संधि से तात्पर्य ये होता है कि अक्षरों को जोड़ना, ठीक है ना। भाषागत यदि देखें अपन तो दो वर्णों को जोड़ना ही क्या है, संधि है। और दो वर्ण जुड़े हुए हैं, उन दोनों वर्णों को अलग अलग करना क्या है, संधि विच्छेद है। विच्छेद मतलब अलग करना, और संधि मतलब जोड़ना। दो वर्ण या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। संधि जो है मुख्य रूप से संधि के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। अच संधि, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर संधि, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, स्वर। अच से तात्पर्य है स्वर, स्वर संधि। और दूसरा प्रकार जो है वो क्या है, हल संधि। क्या है, हल संधि, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। और संधि का जो तीसरा प्रकार है वो है आपका विसर्ग संधि, जिसे हिंदी में भी विसर्ग संधि के नाम से ही जानते हैं। तो इस प्रकार संधि 3 प्रकार की हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अच का तात्पर्य क्या है, अच ये याद रखना आप लोग कि अच माने क्या होता है, स्वर होता है, ठीक है ना। हल को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजन। और विसर्ग को विसर्ग ही बोलते हैं, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो, ठीक है। तो इस प्रकार संधि के 3 प्रकार हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब संस्कृत में हम देखें अगर, तो संस्कृत में स्वर संधि के तो प्रकार मिलते हैं, स्वर संधि के प्रकार मिलते हैं, 8 प्रकार की होती है स्वर संधि। बाकी हल संधि जो है इसके क्या मिलते हैं, नियम। हल संधि के नियम है, भेद नहीं है। और विसर्ग संधि के भी क्या है, नियम है। कोई निश्चित अपन इसके भेद नहीं कह सकते कि विसर्ग संधि जो है 3 प्रकार की 4 प्रकार की होती है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही व्यंजन संधि भी नहीं है कोई निश्चित के 4 प्रकार हैं या 5 प्रकार। इन दोनों संधि, हल संधि और विसर्ग संधि के नियम है, वो नियम पढ़ेंगे। बाकी जो अच संधि है इसके भी नियम है, लेकिन इसके तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अच संधि समझेंगे, क्योंकि शुरुआत जो होती है वर्णमाला में वह होती है स्वरों से। तो सबसे पहले स्वरों के आधार पर क्या है, अच संधि। तो यहां हम एक एक करके जो है सबसे पहले संधि की, अच संधि की परिभाषा, फिर हल संधि और फिर विसर्ग संधि की परिभाषा जानेंगे। तो संधि के जो 3 प्रकार हैं उनमें जो पहला प्रकार है वो क्या है, अच संधि। अब ये आपको ध्यान रखना है, हम बार बार नहीं कहेंगे अच का मतलब क्या है, स्वर। ये आपको ध्यान रखना है। पहला प्रकार क्या है, अच संधि, जिसे हम हिंदी में स्वर संधि कहते हैं। तो यहां देखें अगर, संधि से मतलब क्या है, मेल, जोड़, ठीक है। ये भी दिमाग में बिठा लो कि संधि का मतलब है जोड़ना। अब यहां जो बात आई है अच संधि, तो यहां किसको जोड़ना है, स्वरों को जोड़ना है, ठीक है ना। यहां किसको जोड़ना है, स्वरों के। अब आप देखें कि स्वर जो है मूल रूप से कितने हैं संस्कृत में, मूल रूप से जो स्वर हैं वो आपके कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5। ये आपके क्या है, ह्रस्व स्वर हैं ये, ठीक है। इन्हीं के मिलने से बाकी जो शेष स्वर हैं उनका निर्माण होता है। ये मूल रूप से स्वर जो है वो कितने हैं, 5 हैं। इन 5 स्वरों के आधार पर ही शेष जो स्वर है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, दीर्घ ऋ है, ठीक है, और ली तो वही है, ए है, ओ है, ओ है, ठीक है ना, आई है, औ है, ठीक है। ये सब क्या है, इन्हीं सब से निर्माण होते हैं, इन सब के द्वारा। ए हो गया आपका, ओ हो गया, और आई है और औ है। इस प्रकार संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं। संस्कृत में 9 स्वर होते हैं, जिसमें 5 जो है आपके ह्रस्व स्वर हैं और 4 क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। ये ध्यान रखना। ये जो स्वर हैं इन स्वरों का निर्माण होता है, इनका निर्माण नहीं होता है। ह्रस्व स्वर जो है उनका निर्माण नहीं होता है, वो मूल स्वर हैं।
उन्हीं के आधार पर जैसे हम आ और ई को जोड़े तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है ना, बनाया है उसको हमने। वैसे ही आ और ऊ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है। अब यहां देखें हम आ और ए को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है ना। आ और ओ को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। इस प्रकार जो है 5 मूल स्वरों के आधार पे ही ये 4 जो दीर्घ स्वर है इनका निर्माण होता है। और यही निर्माण देखें, ये तो गुण संधि है और ये क्या है आपकी वृद्धि संधि, स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। ये जो निर्माण हुए हैं 2 स्वर ए और ओ, ये आपके गुण संधि में इन दोनों का प्रयोग होगा। और आई और औ, इन 2 स्वरों का जो निर्माण होता है मूल स्वरों से, इनका प्रयोग कहां होता है, वृद्धि में। वैसे ही अगर हम इस आ और री को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, अर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। और आ और ली वर्ण को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अल बन जाएगा, ठीक है। इन 2 के साथ ये 2 किस में होते हैं, गुण संधि में होते हैं। ये ए ओ अर अल, ए ओ अर अल, ये कहां होता है, गुण संधि में होता है। और वृद्धि संधि में क्या होता है, आई औ और आर भी बनता है, उसमें कुछ अपवाद शब्द हैं वहां पे आर बनता है, लेकिन मूल रूप से आई और औ ही रहते हैं। वो भी अपन देखेंगे जो अपवाद के उदाहरण हैं, क्योंकि सबसे कठिन जो है वो है अपवाद वाले। तो अपवाद अपन जानेंगे क्योंकि परीक्षा में वही अपवाद पूछेंगे। तो सबसे पहले जो अच संधि का भेद है वो आपका कौन सा है, दीर्घ है। दीर्घ अच संधि बोल दो या स्वर संधि, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि। ये ध्यान रखना कि अच और स्वर एक ही है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका स्वर संधि का पहला भेद है। दूसरा देखें अगर तो कोई भी ले लें, गुण, गुण संधि, ये स्वर बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पता है कि स्वर संधि में क्या जोड़ते हैं, स्वर ही जुड़ते हैं, उसमें व्यंजन का काम बिल्कुल नहीं है। तीसरा जो है वो भेद है वो क्या है, वृद्धि संधि है। चौथा भेद हम देखें तो यण संधि ले लें, क्या, यण संधि। और पांचवा भेद अयादि संधि। संधियों को समझने की आवश्यकता है। इन 5 भेदों को तो सभी पढ़ते हैं। इसके बाद छठवां भेद देखें हम तो आपका क्या है, पूर्व रूप, पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि है। और 7वां जो भेद है वो है आपकी पररूप संधि है। तो ये बिल्कुल स्मरण कर लो कि स्वर संधि के भेद कितने हैं, 8 हैं, 7 नहीं है, ठीक है ना। कितने हैं, स्वर संधि के 8 भेद हैं। अब यहां जैसा कि पहला जो है वो क्या है आपका दीर्घ, तो नाम से ही स्पष्ट है क्या होना है, इसमें दीर्घ होना है। भाई जहां पर छोटे छोटे बड़े बड़े मिलके क्या हो जाएं, बड़े हो जाएं, हस्व और हस्व वर्ण मिलकर ये क्या हो जाए, दीर्घ हो जाए। जैसे कि छोटा आ और छोटा आ मिलके क्या हो जाए, बड़ा आ हो जाए। समान स्वर की बात रहती है यहाँ, क्योंकि सूत्र इसका है अकह सवर्णी दीर्घः। अक वर्णों के बाद समान अकवर्ण आए तो वो परस्पर मिलकर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। तो दीर्घ संधि में छोटे छोटे स्वर मिलकर के बड़े स्वर बन जाते हैं, या बड़े बड़े स्वर मिलके बड़ा आ और बड़ा आ को भी जोड़ेंगे आप अगर, तो बड़ा आ ही बनेगा, क्योंकि तीसरा अपन ने आप पढ़ा ही नहीं है ना, होता ही नहीं है तीसरा आ। गुण संधि में अपन ने प्रत्ययों में देखा कि गुण क्या होते हैं, ए और ओ, क्या है, ए और ओ। अदेंग गुणा जो सूत्र है उसमें क्या बताया गया है कि आ ए ओ, आ ए ओ, इन 3 वर्णों को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं, ठीक। तो इसमें एक और अर और अल भी होता है, क्या होता है, अर और अल। ये 4 परिवर्तन किसमें होते हैं, गुण संधि में होते हैं। ये होते कब है, पहले क्या दिया है, आ दिया है। ये बताया ना हमने कि पहला वर्ण क्या होता है, आ को जोड़ दो ई से तो ए निकल आएगा, आ को ऊ से जोड़ दो क्या, ओ निकल आएगा। फिर आ को री से जोड़ दो तो अर, और आ को ली से जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। गुण संधि में क्या होगा, अदेंग गुणा, ये सूत्र को अदेंग गुणा,
गुण किसे कहते हैं ये ध्यान रखना, आ ए ओ, इतना ध्यान रखना आप तो, कि ये तीन वर्ण क्या है, इन तीनों वर्णों की क्या संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है। वैसे ही ये पवित्र तो स्वाभाविक है, आ और ऋ को मिलाएंगे तो आ रे अर, आओ ले अल, सीधा जोड़ दो आप तो, इसको एक साथ बोल दो आप तो क्या आएगा, अर ही आएगा। ठीक है, अर और अल जो है ये गुणादेश है, इसमें गुण हुआ है ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अदेंग गुणा जो सूत्र है वो हम कह रहे हैं कि वो कहता है कि इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और वृद्धि संधि में देखें तो वृद्धि में क्या है, वृद्धिरा रेच, अपन ने संज्ञा प्रकरण पढ़ा, उसमें क्या है, बड़ा आ है, आई है और औ है, इनकी क्या संज्ञा होती है, वृद्धि। तो इनमें मूल रूप से क्या बनना है, आई और औ। इतना ध्यान रख लो कि जहां पर ए ओ अर अल, ठीक है, इनका निर्माण होता है वहां होती है गुण संधि, और जहां पर आई और औ वर्णों का निर्माण होता है वहां क्या है, वृद्धि संधि है। बाकी अपन समझेंगे, इसी में पूरा खेल है, स्वरों में ही। यही अपन पूरी चाहे तो पूरे 9 स्वर लिख लो और 9 स्वर में ही पूरी संधियां आ जाएंगी आपकी। पहले चलेंगे हम यहां से यहां, फिर यहां से लौटते हैं संधि में, यहां से लौटेंगे तो कौन सी आएगी, अयादि, यहां से लौटेंगे तो कौन सी आएगी, अयादि आएगी। तो पहले हम शुरुआत आ से करते हैं और यहां पर समाप्त हो जाते हैं, 3 भेद आपके। ठीक है, फिर यहां पीछे से शुरुआत करते हैं और यहां तक आते हैं तो 3 भेद वो हो जाते हैं। तो इन्हीं में अपन देखेंगे अभी। यण संधि में, यण से तात्पर्य क्या है, यण जो है, यण ये समझ लो आप तो, यदि माहेश्वर सूत्र आपने पढ़े हो, पढ़े या माहेश्वर सूत्र, ठीक है, वो इसमें पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है। व्याकरण को प्रारंभ करना है तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों का आना बहुत जरूरी है। पूरी व्याकरण अष्टाध्यायी की जो व्याकरण है पूरी माहेश्वर सूत्रों पर ही टिकी है पूरी। अब यहां जो यण है, यण, यण से तात्पर्य क्या है, यण या, वा, रा और ला, इन 4 वर्णों को हम क्या कहते हैं, यण वर्ण कहलाते हैं। और यदि उच्चारण की दृष्टि में जाएगा तो क्या बोलते हैं इनको, हम अंतस्थ वर्ण बोलते हैं, बोलते हैं ना, अंतस्थ वर्ण बोलते हैं इनको, अंतस्थ है। और वैसे कहें अगर माहेश्वर सूत्र के आधार पर तो इनको क्या कहते हैं, यण वर्ण बोलते हैं। वैसे आप देखें तो देख भी सकते हैं कि आपका जो सूत्र है हायवरट, सुना है आपने, हायवरट और लंग, ठीक है, ये 2 सूत्र हैं, अयुंग रिल्यक योंग अयौच, ठीक है ना, और हायवरट टा है यहाँ पर, हायवरट, ठीक है ना, और लंग, ये है कि नहीं। अब इसमें क्या हुआ है, या और एड़ा को ले लिया है, या को ले लिया और क्या लिया है, एड़ा को। ठीक, अब देखें कि या से लेकर के और यहां तक कितने वर्ण आ रहे हैं, या, वा, रा और ला। हलंत वाले जो वर्ण होते हैं इनकी गिनती नहीं करते हैं, हलंत वाले जो वर्ण होते हैं माहेश्वर सूत्रों में उसकी गिनती अपन नहीं करते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं तब। ठीक, तो इसमें कितने वर्ण आ गए हैं, 4, या, वा, रा और ला। ये टा हलंत वाला है, इसको हटा देंगे, और ये वाला क्या है, इसको हटा देंगे। केवल इसका निर्माण, इसका उपयोग क्या है, केवल सूत्र निर्माण करने के लिए। तो इसमें यण संधि में क्या बनना है आपके, भाई ये यण वर्ण जहां पर बनेंगे वहां पर यण संधि होगी, जहां पर यण वर्ण बनेंगे वहां क्या होगी, यण संधि होगी। जैसे आपका इत्यादि हो गया, स्वागत हो गया, है कि नहीं, प्रत्येक हो गया। तो ये अपन फिर तो विस्तार से समझेंगे, अभी हम इसका संक्षेप में परिचय दे रहे हैं। बाद में 5वां जो भेद है वो क्या है, अयादि है, वो सूत्र है इसका, ये चु अव्यावह, ठीक है, इसका भी है, ये कोई रेची, इसका विधि रेची है, इसका आद गुणा है, इसका आकाश सवर्णी दीर्घा है। तो अयादि, जैसे कि हिंदी नाम है या संस्कृत मान लो, अयादि संधि। अपन बाजार जाते हैं, ठीक है ना भाई, सब्जी लेने के लिए आप बाजार गए और आपको कोई रास्ते में मिला और उसने पूछा भाई कहाँ गए थे आप, तो क्या कहेंगे, सब्जी लेने गए थे हम। ये नहीं कहेंगे टमाटर लेने गए थे, आलू लेने गए थे, भिंडी लेने गए थे, मतलब वो 10 सब्जी लेके आए हम, लेकिन हमने उसको 10 सब्जियों के नाम नहीं गिनाए, क्या कह दिया, हम सब्जी लेने गए थे। वैसे ही ये शब्द कह रहा है कि अयादि, वैसे ही ये कह रहा है
कि इसमें क्या बनते हैं, अयादी बनते हैं। अब अयादी है क्या, आए, आओ, आए, आओ। ठीक है, उसने ये नहीं कहा कि भाई आए, आओ, आए और आओ लेने गए थे हम, उसने सीधा कह दिया अयादी। अब अयादी का मतलब उसमें ये चार चीजें आ जाएगी। अयादी मतलब आए, अब, आए और अब। तो संधि का जो नाम है वो यही कह रहा है कि जहां पर आए, अब, आए और आदि, इन चार परिवर्तन, ये चार जहां पर परिवर्तन होते हैं वहां पर कौन सी संधि होती है, अयादी संधि होती है। पूर्व रूप, पूर्व रूप, इसमें क्या है, इस नाम से ही स्पष्ट है, पूर्व माने पहले का, रूप माने रूप। ठीक है भाई, जो जैसा है वो वही रहेगा, केवल उसमें आंशिक परिवर्तन होगा, मात्र केवल क्या होगा, आंशिक परिवर्तन। एक विशेष स्थिति के कारण पूर्व वाला वर्ण है वो क्या है, थोड़ा बदल जाएगा। इसमें होना क्या है, जैसे आ होता है, समझना क्या रहता है, आ क्या बन जाता है, अवग्रह बन जाता है ये आ, इसका उच्चारण क्या होता है, आ ही होता है। तो आ के स्थान पर ये अवग्रह बन जाता है, उसका उच्चारण आ ही करते हैं अपन। और ये होता कब है ये भी बताएंगे, जब किसी शब्द के अंत में ए ओ की मात्रा हो, उसके बाद छोटा आ आए तो आ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। फिर है आपका पररूप संधि है। पररूप में स्पष्ट है कि भाई बाद में जो रूप है वही रूप धारण कर लेता है वो, जैसे बताया था मनस धन ईसा, धन के ये बताया था हमने, मनस धन ईसा। ठीक है, यहां संधि कहां पे होना है, सा और ई में होना है, वही होना है कि नहीं होना है। तो पररूप में क्या है, ये सा है वो ई को देख करके उसी के समान बन जाता है, बाद वाले का रूप धारण कर लेता है वो, तो वो क्या हो जाती है, पररूप हो जाती है। प्रकृति भाव, नेचुरल जो चीजें हैं, बोलते ना कि ये प्रकृति है, नेचुरल है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार कोई कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है। हरऊ एतऊ, हरऊ एतऊ, इसमें लोग प्रकृति भाव संधि है, जबकि कुछ नहीं हुई संधि। यहां धन लगा देंगे, हरऊ धन एतऊ बराबर हरऊ एतऊ, जो का तो लिख देंगे अपन। तो ये होता कहां है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के दो द्विवचनांत जो पद हैं उनमें होती है प्रकृति भाव संधि। यहां देख रहे हैं हरऊ, ये प्रथमा और द्वितीय द्विवचन का है, यहां हरि नहीं है, क्या है, हर, हर माने शिव। तो राम जही रूप चलेंगे ना, तो यहां भी प्रथमा द्वितीय द्विवचन, यहां भी प्रथमा द्वितीय द्विवचन। तो जो द्विवचनांत प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो द्विवचन के रूप होते हैं उनमें होती है प्रकृति भाव संधि। तो सबसे पहले संधि में ये सामान्य बातें हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है। ये थोड़ी रटे कि आ के बाद आ कहें कि यदि आ ई उ री ली, इनके बाद समान आ ई उ री ली वर्ण आए अगर, तो आ और आ मिलके आ बड़ा हो जाता है, ई वही मिलके ऊ, इतना कहां तक रटते रहोगे इतना, फिर सूत्र का मतलब ही क्या है। तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, दीर्घ स्वर संधि। ठीक,